ठीक है, चलो ठीक है बैठे। ठीक है, ठीक है। फिर से देखो, याद दिला दे रहे हैं आपको, HDLC है ना, HDLC, इसी HDLC या HDLC में आपको मिलेंगे क्या, फेजेस, इनका आइडिया होना चाहिए। और हर फेज के अपने क्या होंगे, टास्क मतलब काम करने होंगे। जैसे किसी फेज में आपको रिक्वायरमेंट एनालाइज करनी है, किसी फेज में आपको टेस्ट केस लिखना है, किसी फेज में आपको टेस्ट केस क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। बताया था ना, टेस्ट केस को रन करना या एग्जीक्यूट करना, मतलब सिंपली बस टेस्ट केस को पढ़ के और उसको चला के टेस्ट करना, उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करना या रन करना। तो जो फेजेस हैं, जो टास्क हैं, और प्लस सर्वर्स, कुछ सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब भी एक वेब एप्लीकेशन चलता है तो उसको जरूरत पड़ती है किसी सर्वर की, ठीक है। तो अब जो हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर। जैसे आप फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, अमेजन यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो आप, उनका सर्वर ही यूज कर रहे हो। क्योंकि एक वेब एप्लीकेशन हमेशा बेस्ड है किस पे, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे, जहां हजारों लाखों जो यूजर्स हैं वो क्लाइंट हैं, और वो जो जहां जो उनको सारा काम कर रहा है वो क्या है, सर्वर है। क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर वहां से रिस्पॉन्स देता है। नाम भी देखो इसलिए इतना अच्छा रखा गया है, क्लाइंट। क्लाइंट हमेशा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और वो सर्वर है। सर्वर का मतलब होता है सर्व करना, मतलब सेवा करना। तो उसका काम है क्या करना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो उसमें ये तो है प्रोडक्शन सर्वर, लेकिन चीज प्रोडक्शन सर्वर पे तो कस्टमर यूज करता है, क्लाइंट यूज करता है, दुनिया यूज करती है, लेकिन उसके पहले उस चीज को अच्छे से टेस्ट किया जाता है। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे टेस्ट किया जाता है। डेवलपर जैसे बताया गया, 3 सर्वर तो आपको बताया ही थे हमने बताया था, एक की लोकल सर्वर। जब डेवलपर डेवलप कर रहा होता है, चीज बना रहा होता है, तो वो अपने ही सिस्टम को क्लाइंट भी बनाता है और अपने ही सिस्टम को सर्वर भी बनाता है, इसीलिए उसको क्या बोलता है, लोकल सर्वर। जब वहां से वो चीज बना लेता है, इसके बाद किस सर्वर का नाम लिया था, जब वो अपने देख लेता है तो फिर कहाँ डालता है उसको, टेस्टिंग सर्वर पे। टेस्टिंग सर्वर पे कौन टेस्ट करता है, टेस्टर्स टेस्ट करते हैं, और फिर टेस्टर्स टेस्ट करने के बाद लास्ट में उसको डाल दिया जाता है कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर ना। तो ये चीजें जो हैं, ये HDLC, HDLC, पेजेस, टास्क, सर्वर्स, इनका आपको एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए किस पेज में हम क्या करते हैं, किस सर्वर पे करते हैं, ठीक है। सर टेस्टिंग सर्वर पे टेस्ट करने के बाद कुछ होता है क्या? टेस्टिंग सर्वर पे भी मान के चलो, तुम टेस्टिंग सर्वर पे टेस्ट कर लिए और सब कुछ सही है, तो वही चीज उठा के कहाँ डाल दिया जाए, प्रोडक्शन सर्वर। सर टेस्टर डालता है प्रोडक्शन सर्वर। देखो आपका काम ये नहीं है, देखो ध्यान से, अलग अलग टीमें होती हैं। अब इसका जो टीम होती है, जिसका काम होता है कोड को सर्वर पे डालना, उसको बोलते हैं, पहले बोला करते थे लोग, डिप्लॉयमेंट टीम। सर्वर पे डालने को बोलते हैं क्या, डिप्लॉय करना। तो जैसे होता है कि लोग आपस में बात भी करते हैं, यार आज डिप्लॉयमेंट है, या ऐसे बात करते हैं, यार सर्वर पे वो टेस्टिंग सर्वर पे कोड डिप्लॉय हुआ है या नहीं। इसका मतलब हुआ कोड जो डेवलपर ने लिखा था वो टेस्टिंग सर्वर पे डाला गया या नहीं गया। डिप्लॉय, तो डिप्लॉय क्या वर्ड यूज करते हैं, डिप्लॉय भी करते हैं और एक अपलोड, ठीक है। लॉन्च नहीं, रिलीज ठीक है। तो डिप्लॉय करते हैं या अपलोड करते हैं, और इसी को कहते हैं डिप्लॉयमेंट टीम, या आजकल एक नया वर्ड टर्म इनके लिए यूज होता है, डेवऑप्स। डेवऑप्स टीम, डेवऑप्स टीम भी बोलने लगे हैं अब इनको, पहले डिप्लॉयमेंट टीम बोलते थे, अब डेवऑप्स टीम बोलते हैं, ठीक है। डेवऑप्स का मतलब है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है ये जो डिप्लॉयमेंट करने को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं एक तरह से। तो डेवऑप्स टीम मान के चलो, या डिप्लॉयमेंट टीम है, ठीक है। डिप्लॉय करती है कोड को या अपलोड करती है कहाँ पे, सर्वर पे। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें तो बस जब डिप्लॉय कर दिया जाएगा तब तुमसे बोला जाएगा कोड डिप्लॉय हो चुका है, टेस्टिंग स्टार्ट
करोगे, तुम टेस्टिंग करोगे, अंतिम में अपनी रिपोर्ट दे दोगे कि इस सर्वर पे हमने टेस्टिंग की है, इतनी इतनी टेस्ट की, ये सही चल रहा है, ये गलत चल रहा है, ये गड़बड़ है, ये सही है। जो अपनी रिपोर्ट होगी वो तुम शेयर कर दोगे, ठीक है। और ये भी एक बात बताई थी कि भाई जब टेस्ट करोगे कोई चीज, टेस्टिंग सर्वर पे डाला डेवऑप्स टीम ने, तुमसे कहा गया टेस्ट करो, तुमने टेस्ट किया, फिर तुम्हें क्या मिलेंगे? डिफेक्ट मिलेंगे। जब डिफेक्ट मिलेंगे तो तुम डिफेक्ट डालोगे, ठीक है। इसके लिए इसको बोलते हैं क्या? डिफेक्ट लॉग करना। डिफेक्ट लॉग करने का मतलब डिफेक्ट बताना, डेवलपर्स को लिख के देना। जैसे मान लो हमने टेस्टिंग की, 10 डिफेक्ट मिले, तो हम उन 10 डिफेक्ट्स की डिटेल डेवलपर्स के साथ शेयर करेंगे। तो वही हम कहेंगे हमने 10 डिफेक्ट लॉग कर दिए, लॉग कर दिए कहेंगे, या फिर वो हम 10 डिफेक्ट डाल दिए, ठीक है। अब डेवलपर का काम होगा उसे क्या फिक्स करना। उसमें भी कई चीजें बताई थी ना आप लोगों को कि भाई स्मोक टेस्टिंग बताई थी ना कि नहीं? स्मोक टेस्टिंग नहीं बताई जाती। अच्छा, स्मोक नहीं बताई है अभी। जी सर। अच्छा, कुछ टेस्टिंग्स बताई थी आपको, जैसे बताया था क्या, एक रिग्रेशन ना पहले सिस्टम टेस्टिंग बताई होगी ना, सिस्टम टेस्टिंग रीटेस्टिंग और रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग रिग्रेशन और रिग्रेशन। जब भी कुछ नया एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में कुछ भी नया चेंज आता है, जैसे मतलब तुमको अब एक चीज ये भी एकदम दिमाग में होना चाहिए, एक वर्ड, और हमने तुम लोगों को एक वर्ड बताया है क्या, जो डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का, ये किसमें होता है? साइकिल्स में। साइकिल। साइकिल की एक ड्यूरेशन होती है, ठीक है। जैसे देखो साइकिल का पहिया भी एक निश्चित टाइम के बाद ऐसे घूमता है ना, तो एक टाइम के बाद एक चक्कर लगाता है। वैसे ही ये भी मान के चलो, जनरली जैसे मेरे हर प्रोजेक्ट में अपना अलग अलग साइकिल की ड्यूरेशन होती है। किसी किसी प्रोजेक्ट में जैसे मान लो 3 वीक्स है, 33 क्या है, 3 वीक्स है। अब ये 3 वीक्स है, मतलब हर साइकिल जैसे आज जो स्टार्ट होगी वो 3 हफ्ते बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, फिर 3 हफ्ते बाद वो खत्म हो जाएगी, फिर इस तरह से आओ। तो हर साइकिल में हर साइकिल के अंदर पूरा SDLC और STLC फॉलो किया जाता है। क्या सर जैसे 3 वीक्स या कोई काम खत्म हो गया, 100% कोई टेस्टिंग सक्सेस हो सकती है? मतलब जैसे 100 कोई टेस्टिंग हो गई किसी पर, हाँ, क्या 100% वो टेस्टिंग सक्सेस सही है, ऐसा कुछ हो सकता है सर? 100%। हम नहीं समझ पा रहे हैं, पूछना क्या चाह रहे हैं? 100% सक्सेसफुल हो सकता है। सर एक बार जैसे एक परसेंट टेस्टिंग होने के बाद क्या कोई चीज वो चीज 100% फिर सही रहेगी, या इसका कोई है? नहीं, सही देखो, बात समझो। पहले तो ये 3 वीक्स में होता है, ठीक है। 3 वीक्स की एक साइकिल है, तुमको पता है 3 वीक्स में SDLC के वही पेजेस फॉलो होंगे। 3 वीक्स के दौरान पहले रिक्वायरमेंट आएगी, है ना, फिर टेस्ट प्लान बनेगा, टेस्ट केस लिखे जाएंगे, फिर टेस्ट केस चला के देखे जाएंगे, फिर डिफेक्ट डाले जाएंगे, फिर डिफेक्ट की रीटेस्टिंग होगी, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग होगी, अंतिम में जाके 3 हफ्ते बाद कस्टमर को चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन आज जो चीज इस 3 हफ्ते में सही चल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले हफ्ते वो सही चलेगी। बात समझना, क्योंकि एक समझो, अच्छा मान लो एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो आज मान लो हम नहीं जानते इस टीम, हमने नया इस टीम को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। इस टीम में इस प्रोजेक्ट में पहले से काम चल रहा था और हम नए आए और हमने ज्वाइन किया। मान लो इस प्रोजेक्ट में 2 साल से 2 ईयर से ऑलरेडी वर्क क्या है, चल रहा है। तो अगर 3 हफ्ते की एक साइकिल है, तो एक महीने में लगभग मेरे ख्याल से एक साल में लगभग 18 साइकिल होंगी। 3 हफ्ते की एक साइकिल है तो एक साल में 18 साइकिल होंगी। भाई एक साल में 52/3 करो, लगभग 17-18 आएगा, ठीक है। तो लगभग 18 साइकिल एक साल में होगी। 2 साल में कितनी साइकिल होगी? 36 साइकिल टोटल। 36 साइकिल का मतलब है हर साइकिल में कुछ न कुछ नई रिक्वायरमेंट आई होगी, उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, उसकी टेस्टिंग हुई होगी और फिर कस्टमर को क्या किया गया होगा, प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब मान लो तो ये 2 सालों के अंदर 36 साइकिल्स में मान लो 5 डेवलपर थे, पांचों डेवलपर ने मिल के 50,000 लाइन का कोड लिख रखा है। एक सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ कोड है। ढेर सारे लाइन मतलब कोड से ही तो क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है, और कुछ थोड़ी ना है एक सॉफ्टवेयर। तो 50,000 लाइनें इसके लिए ये लोग लिख चुके हैं। अब हम नए आए,
तो अब हम क्या करेंगे, मान लो इस बार फिर से कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, मान लो 10 रिक्वायरमेंट फिर से आ गई, तो 10 रिक्वायरमेंट के लिए हम तो टेस्टर है, हम क्या टेस्ट प्लान बनाएंगे, फिर टेस्ट केस लिखेंगे, डेवलपर क्या करेगा, उसके लिए कोड लिखेगा। पहले 50,000 का लाइन का कोड था, मान लो इस 10 रिक्वायरमेंट को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए डेवलपर ने क्या किया, 2000 लाइनों का कोड क्या लिखा और लिखा। तो अब टोटल कितना कोड हो गया, 52,000 लाइनों का, 52,000 लाइनों का कोड हो गया कि नहीं। उसने 10 चीज डेवलप की और 52,000 लाइनों का कोड हो गया, और वही 52,000 50,000 लाइन पहले वहां रखी थी सर्वर पे, उसको हटा दिया और 52,000 उठा के वहां पे रख दिया। 50,000 लाइन का कोड था पहले, उसको हटाया और 52,000 लाइन वाला जो कोड था उसको उठा के डाल दिया। अब इसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। अब हम टेस्टिंग करेंगे तो इन 2,000 लाइनों से तो कुछ नया बना है ना जी सर। 50,000 लाइनें पहले से पड़ी थी। जी तो क्या समझो, इन 2,000 लाइन सबसे पहले हमको जब टेस्टिंग करने को मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग एक तरह से टेस्टिंग करेंगे, क्या, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में फोकस करेंगे हम उन 10 रिक्वायरमेंट पे जिनके लिए 2,000 लाइनें लिखी गई। ये मेरा काम होगा सबसे पहले, सिस्टम टेस्टिंग करना। सिस्टम टेस्टिंग करने का मतलब जो चीज नई बन के आई है, जैसे 10 रिक्वायरमेंट, उसी 10 रिक्वायरमेंट के लिए कितना कोड लिखा, 2,000 लाइनों का, तो 2,000 लाइनों ने ये 10 रिक्वायरमेंट बनाई है ना, तो मेरा फोकस इन 10 रिक्वायरमेंट पे, तो एक तरह से देखा जाए किस पे है, इन 2,000 लाइनों पे। हमें लाइनों से मतलब नहीं, ऐसा नहीं हम अंदर जाके कोड में लाइन ढूंढेंगे, हमें लाइन वाइन से मतलब नहीं, एक बता रहे हैं कि अगर 10 रिक्वायरमेंट आई होगी, डेवलपर को बनाना पड़ा होगा, तो क्या किया होगा उसने, लाइनें तो लिखी होंगी, उसने मान लो 2,000 लाइनें लिखी, जिसकी वजह से ये 10 रिक्वायरमेंट क्या हो गई, बन के तैयार हो गए। अब एज ए टेस्टर मेरी ड्यूटी है सबसे पहले 10 रिक्वायरमेंट को टेस्ट करना, या एक तरह से देखा जाए इस 10 रिक्वायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है 2,000 लाइनें, ये 2,000 लाइन का कोड, यही तो टेस्ट होगा भाई। अगर कोड सही काम करेगा तो रिक्वायरमेंट सही से काम करेगी, कोड सही से काम नहीं करेगा तो रिक्वायरमेंट सही से काम नहीं करेगी, जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होगी, है ना। तो हम सबसे पहले 2,000 लाइनों पर फोकस करेंगे, और यही क्या है, ये है क्या, सिस्टम टेस्टिंग, या 10 रिक्वायरमेंट फोकस करेंगे। चलो यहाँ से, अच्छा ये भी देख लो जरा सामने, जो ये 50,000 लाइनें हैं लिखी जा चुकी हैं 2 साल से, अगर हर साइकिल में 8-8 7-7 रिक्वायरमेंट कवर हो रही होंगी, 10-10 रिक्वायरमेंट कवर हो रही होंगी, तो लगभग 36 साइकिलों में लगभग 350 रिक्वायरमेंट पहले कवर हो चुकी है। इन 350 रिक्वायरमेंट के लिए, इन 350 रिक्वायरमेंट के लिए 50,000 लाइन का कोड लिखा गया, फिर 10 रिक्वायरमेंट के लिए 2,000 लाइन का कोड और लिखा गया। टोटल कोड कितना हो चुका है, 52,000 लाइनों का, और 52,000 लाइनों का कोड सर्वर पे डाल दिया गया, टेस्टिंग सर्वर पे, और तुमसे कहा गया टेस्टिंग करो। तुम क्या करोगे, सिस्टम टेस्टिंग, और तुम फोकस किस पे करोगे, इन 10 रिक्वायरमेंट। अब इन 10 रिक्वायरमेंट को तुम ढंग से टेस्ट करके देखोगे, यही क्या कहा जाएगा, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक। अच्छा अब मान लो 10 रिक्वायरमेंट टेस्ट करोगे, इसके कोड में गड़बड़ी होगी, तभी तो तुमको क्या मिलेंगे, डिफेक्ट मिलेंगे, तुम्हें कुछ कमियां मिलेंगी, रिक्वायरमेंट जैसे काम करनी चाहिए थी वैसे काम नहीं कर रहे, तब तुम क्या डालोगे, डिफेक्ट डालोगे। मान लो हाँ बग डालोगे या डिफेक्ट डालोगे। मान लो सिस्टम टेस्टिंग तुमने की और तुमने मान लो क्या किया, 5 डिफेक्ट डाल दी भाई, 5 डिफेक्ट क्या किया तुमने, डाल दिए, क्योंकि डेवलपर तो कहेगा हमने सब सही बनाया, लेकिन जब तुम टेस्ट करोगे तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगी, गलतियां मिलेंगी। अच्छा एक बात और भी बताई थी, जब रिक्वायरमेंट मिलती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट प्लान बनाते हैं और फिर टेस्ट केस लिखते हैं। अब मान लो इस 10 रिक्वायरमेंट के लिए हमने 100 टेस्ट केस लिखे, 10 रिक्वायरमेंट, जैसे देखो टेस्ट केस लिखना पिछली बार दिखाए थे ना, तो मान लो 100 नहीं, मान लो चलो 50 टेस्ट केस, 10 रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए 50 टेस्ट केस हमने क्या की, या 100 टेस्ट केस लिखे, जितने लिखने पड़े भाई, रिक्वायरमेंट बड़ी भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट छोटी भी हो सकती है, तो चलो मान लो 50 टेस्ट केस लिख लिए। तो सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, इन्हीं 50 टेस्ट केस को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, या बोला है हमने क्या करेंगे, रन। एग्जीक्यूट वर्ड भी चलता है, रन तो हमारा काम होगा सबसे पहले 50 टेस्ट केस को चला के रन करके देखना, और यही क्या कहा जाएगा, सिस्टम टेस्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग करने के दौरान हमने क्या किया, 50 टेस्ट केस चला के देखे। अच्छा ये 50 टेस्ट केस तो किसके लिए है, 10 रिक्वायरमेंट से, लेकिन 350 रिक्वायरमेंट पहले से भी तो है, पहले से तो बनी हुई है ना,
भाई हम 2 साल से काम चल रहा था, हम तो अभी आ जाए हैं प्रोजेक्ट में। तो हो सकता है 350 रिक्वायरमेंट के लिए मान लो 2500 टेस्ट केस पहले से लिखे हुए थे। तो 2500 टेस्ट केस पहले से थे, 50 नए लिखे गए। किसके लिए लिखे गए? जिस पर नया डेवलपमेंट डेवलपर ने किया, 10 रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद अब आपको टेस्टिंग करने के लिए मिला। अच्छा, आपको जब टेस्टिंग करने के लिए मिला एप्लीकेशन, तो उसके अंदर कितना कोड था? 52,000 लाइन ऑफ कोड का प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया, कहा गया टेस्ट। आपने क्या किया? सबसे पहले 50 टेस्ट केस अपने जो आपने लिखे थे इन 10 रिक्वायरमेंट के लिए, उनको चला के देखा कि ये 10 रिक्वायरमेंट सही से काम कर रही है या नहीं। इसी को आपने क्या बोला? सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग करने के बाद आपको मान लो 5 क्या मिल गए? डिफेक्ट मिल गए। तो आप 5 डिफेक्ट लॉग कर दोगे। लॉग करने का मतलब शेयर कर दोगे डेवलपर्स के साथ कि भैया देखो ये 5 डिफेक्ट मिले। अब जब 5 डेवलपर, अच्छा तुम कहाँ कर रहे हो ये सिस्टम टेस्टिंग? ये भी याद रखना। ना ना ना, टेस्टिंग सर्वर पे। कहाँ पे? टेस्टिंग सर्वर। ठीक है। 52,000 लाइनों का कोड कहाँ डाला गया? टेस्टिंग सर्वर पे। टेस्टर ने क्या किया? सिस्टम टेस्टिंग के लिए उसके पास क्या है? 50 टेस्ट केस है। उन्हीं के सहारे उसने उनको एक्सक्यूट किया, रन किया और सिस्टम टेस्टिंग की। उसको 5 क्या मिल गए? डिफेक्ट मिलने के बाद उसने बता दिया डेवलपर्स को, भैया टेस्टिंग सर्वर पे 5 डिफेक्ट आए हैं। ठीक है। डेवलपर ने कहा ठीक है। डेवलपर अब क्या करेगा? डेवलपर के पास, अच्छा ये 52,000 लाइनों का कोड टेस्टिंग सर्वर पे है ना, लेकिन लिखा तो डेवलपर्स ने था ना, तो डेवलपर्स के पास तो पड़ा ही है। तो डेवलपर्स को ये समझ में आया जो हमने 52,000 लाइन का कोड वहां डाला है वहां दिक्कत है ना, वहां दिक्कत है, तभी तो डिफेक्ट मिला। भाई डिफेक्ट का क्या मतलब है? प्रॉब्लम। भाई डिफेक्ट का क्या मतलब है? भाई 52,000 लाइन का कोड, अच्छा ये भी देख लो पहले। 52,000 लाइन का कोड सबसे पहले डेवलपर के पास खुद अपने सिस्टम पे था, मतलब कहाँ था? लोकल सर्वर पे था। और इस पे डेवलपर ने खुद टेस्टिंग की। डेवलपर ने क्या किया? खुद टेस्टिंग की। भाई ऐसा नहीं कोई चीज बना के ऐसे पकड़ा देंगे। बनाने के बाद आदमी खुद देखेगा ना कि मेरी चीज सही बनी है या नहीं, दूसरे को टेस्ट करने से पहले देने के लिए। कोई भी सामान हो यार, हम कोई भी चीज हम बना रहे हो, अगर हम खाना ही बना रहे हो, तुमको टेस्ट कराना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले खुद हम टेस्ट करके देखेंगे ना, नमक ये वो मसाला सब सही है कि नहीं, इसके बाद तुमको आगे देंगे ना। ऐसे डेवलपर भी करता है। भाई डेवलपर जब बनाता है 50,000 था पहले, 2,000 और लिखा, 52,000 लाइन का कोड लिख दिया। कहाँ लिखा? अपने लोकल सिस्टम में लिखा। कहाँ डाला उसको? लोकल सर्वर। लोकल सर्वर मतलब अपने सिस्टम। और फिर इसको क्या कर दिया उसने? टेस्ट किया। डेवलपर ने क्या किया? ठीक है, लिख देते हैं टेस्टिंग बाय डेवलपर। ठीक है। इसके बाद फिर उसने जब देखा उसके हिसाब से 52,000 लाइन का कोड सही था, तब उसने कहाँ डाला? टेस्टिंग। अब टेस्टर्स ने काम करना शुरू किया टेस्टिंग। तो अब टेस्टर को 5 डिफेक्ट मिल गए जो डेवलपर को मिले नहीं थे। डेवलपर को तो लग रहा था मेरा बनाया हुआ सब क्या है? सही है। नहीं सही रहा, अगर उसको लगता गड़बड़ है तो देता क्यों? कहता ना जो अभी हम सही करके दे रहे हैं। तो उसको तो लगा उसके हिसाब से सही है, उसने डाल दिया। अब टेस्टर की बारी आई, टेस्टिंग सर्वर पे उसको 52,000 का लाइन का कोड टेस्टिंग सर्वर पे डाला गया। अब काम करना था टेस्टर्स को। टेस्टर्स ने कहा हम टेस्टिंग करेंगे, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सिस्टम टेस्टिंग। करने के बाद 50 टेस्ट केस चला के देखे। जब 50 टेस्ट केस उसने चला के देखे तो उसे 5 क्या मिल गए? डिफेक्ट। अब उन 5 डिफेक्ट्स को उसने क्या किया? लॉग कर दिया या बता दिया या शेयर कर दिया डेवलपर्स के साथ। अब जानते हो क्या होगा? अब जो डेवलपर होगा इन 5 डिफेक्ट को फिक्स करेगा। फिक्स कैसे करेगा? भाई आखिर जो कुछ बना है इन लाइनों से तो बना है। यही 52,000 लाइनों का कोड उसके पास भी है ना। अब इसी 52,000 लाइन की कोड को में इसी में तो गलती है, तभी तो टेस्टर को क्या मिला? डिफेक्ट मिला। अब इसको क्या करेगा? करेक्ट करेगा। करेक्ट करने के दौरान हो सकता है कुछ लाइनें उसे हटानी पड़े, कुछ नई लाइनें क्या करनी पड़े? जोड़नी पड़े। हो सकता है कोड हो गया टोटल फिक्स, उसने सही किया और सही करने के बाद टोटल कोड की साइज क्या हो गई? 52,500। 52,000 लाइन का कोड लिखा है उसने। उसमें तो गलती ढूंढ दी तुमने। उसने गलती को सही करने के चक्कर में 500 लाइन उसे और लिखनी पड़ी। अब कोड कितना हो गया? 52,500 लाइन का। अब वो टेस्टिंग सर्वर पे क्या करेगा?
52,500 लाइन का कोड जो होगा टेस्टिंग सर्वर में जिसमें 52,000 लाइन का कोड पड़ा था उसे डिलीट किया जाएगा और 52,500 वाला कोड क्या कर दिया जाएगा, डाला जाएगा। डाल दिया जाएगा। और अब कह दिया जाएगा टेस्टर से कि टेस्टिंग फिर से करो। अब देखो ध्यान से, अब जो डेवलपर टेस्टर है अब वो सिस्टम टेस्टिंग नहीं करेगा। सिस्टम टेस्टिंग तो वो पहले कर चुका है, जी सर। अब वो करेगा जो टेस्टिंग उसे बोलते हैं क्या, रिग्रेशन, रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग। और किसकी करेगा, 5 डिफेक्ट्स। पहले वो ये वेरीफाई करेगा कि जो टेस्टर डेवलपर बोल रहा है कि 5 डिफेक्ट फिक्स हो गए हैं, भाई तभी कुछ बोल रहा है ना वो। 1 मिनट, 12,500 भाई डेवलपर ने बोला ना कि 52,500 लाइन का कोड हो गया है और अब कोड, अब जो 5 डिफेक्ट तुमने दिए थे हमने क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, ठीक कर दिए हैं, अब उनमें कोई दिक्कत नहीं। अब फिर टेस्टिंग सर्वर पे कोड डाल दिया डेवलपर ने या डेवऑप्स टीम ने। इसके बाद अब डेवलपर जो टेस्टर जो होगा वो सिस्टम टेस्टिंग नहीं करेगा, रीटेस्टिंग करेगा। सबसे पहले उन्हीं 5 डिफेक्ट्स को टेस्ट करके देखेगा कि ये सही हुए या नहीं, क्योंकि हो सकता है डेवलपर कह रहा है सही हो गए हो लेकिन वो सही ना हो। इसलिए देखो नाम क्या, रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग हमेशा याद रखना किसकी की जाती है, डिफेक्ट्स। डिफेक्ट जैसे अगर हम मान लो 10 डिफेक्ट डालते हैं, डेवलपर फिक्स करके भेजेगा तो मेरी जिम्मेदारी है वो 10 डिफेक्ट को वेरीफाई करना कि वो सही में फिक्स हुए या नहीं हुए, और इसी को क्या बोला जाएगा, रीटेस्टिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब हम पांचों पे रीटेस्टिंग करेंगे पांचों की, और मान लो पांचों क्या हो गए, सही है, तो अच्छी बात है। मान लो 4 सही लगे हमें और एक में अभी भी हमें गड़बड़ लग रहा है, तो वही डिफेक्ट, एक डिफेक्ट हम फिर से डालेंगे कि भैया ये वाला फिक्स नहीं हुआ है। डेवलपर कहेगा कोई बात नहीं जी, मान लो 5 डिफेक्ट्स थे, उसमें 5 क्या किए हमने, 5 डिफेक्ट्स को रीटेस्टिंग की, इसमें मान लो 4 क्या हो गए, फिक्स है, और एक जो है अभी भी फिक्स नहीं है। जो फिक्स नहीं होते उनको बोलते हैं क्या है, ओपन। जैसे हम टेस्टर्स की जिम्मेदारी होती है, डिफेक्ट हम डिफेक्ट डालते हैं ना, डेवलपर फिक्स करता है ना, जब हमको बोलता है ना तो हम लोग डिफेक्ट को रीटेस्टिंग करते हैं। रीटेस्टिंग करने के बाद जो डिफेक्ट फिक्स हो गया होता है उसे क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्लोज। और जो डिफेक्ट फिक्स नहीं हुआ है उसे क्लोज नहीं करते हैं। तो जब 4 फिक्स हो गए तो हमने 4 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और एक अभी फिक्स नहीं हुआ है इसीलिए हमने उसको क्या रहने दिया, ओपन। और फिर टेस्टर को बोला, डेवलपर को बोला, भाई देखो अभी ये वाला डिफेक्ट फिक्स नहीं हुआ है, या जो तुम फिक्स किए थे ये चीज तो बना दिए हो लेकिन उसमें से ये चीज अभी सही से काम नहीं कर रही, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत है। या हमने बोल दिया 4 डिफेक्ट तुम्हारे क्लोज कर दिए हमने क्योंकि वो फिक्स हो गए थे, एक अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, हमें नहीं लग रहा वो फिक्स्ड है, इसी वजह से हमने उसे क्या रखा है, ओपन ही रखा है। तो डेवलपर फिर तुमसे बात करेगा, डेवलपर कई बार उसमें थोड़ी सी बहस भी होगी, वो कहेगा नहीं ये सही है, तो तुम अपने हिसाब से बताओगे नहीं ये सही नहीं है, तो फिर एक डिसीजन पे बैठ पहुंचेंगे कि हाँ यार ये दिक्कत है। अब ये दिक्कत होगी तो डेवलपर कहेगा ठीक है। डेवलपर के पास देखो ये 52,500 लाइन का कोड कहाँ से आया, डेवलपर के पास से ही आया ना, तो डेवलपर के पास है ना। डेवलपर अब उस 52,500 लाइन के कोड जो उसके पास है, जो उसने उसको टेस्टिंग सर्वर पे डाला था, उस पर फिर से काम करना क्या करेगा, शुरू करेगा। मान लो इस डिफेक्ट को फिक्स करने के चक्कर में 200 लाइन का कोड उसे और लिखने पड़ा, तो अब कोड की साइज क्या हो जाएगी, 52,700, और फिर से कहाँ डाल देगा, टेस्टिंग सर्वर पे। उसी सर्वर पे जिससे 52,500 लाइन का कोड था उसको डिलीट किया जाएगा, 52,700 वाला उठा के डाल दिया जाएगा, और फिर से क्या करेगा वो, रीटेस्टिंग करेगा, लेकिन अब 5 डिफेक्ट की नहीं करेगा, एक डिफेक्ट की करेगा। और अगर वो फिक्स हो गया है, अगर वो क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, रिग्रेशन टेस्टिंग चालू, तो फिर इसके क्या करेगा वो, क्लोज करेगा। ठीक, लेकिन 52,700 लाइन का कोड अब वहां टेस्टिंग सर्वर पे पड़ा है और सारे डिफेक्ट क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। लेकिन ये जो टेस्टिंग की गई सिर्फ ये 50 टेस्ट केस चला के देखे थे जी ना, सिस्टम टेस्टिंग वाले, और प्लस जो रीटेस्टिंग की। लेकिन इसके पहले भी तो लगभग 2,500 टेस्ट केसेस पहले से लिखे हुए हैं, 350 फंक्शनलिटी पहले से बनी हुई है। तो अब यही देखो सबसे बड़ी बात है, यही देखो जैसे तुम पूछ रहे थे कि हम टेस्ट कर देंगे तो क्या अब नहीं आएगा, कुछ नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये जो 50 बना रहा था
ये सॉरी ये जो 10 रिक्वायरमेंट नई डेवलपर बना रहा था, इसकी वजह से जो 350 रिक्वायरमेंट पहले से काम कर रही थी उनमें किसी में दिक्कत नहीं आ गई। हो सकता है, वो ये भी सकता है कि डेवलपर जब 5 डिफेक्ट को फिक्स कर रहा था उसकी वजह से जो चीजें पहले से सही चल रही थी, जो 350-400 फंक्शनलिटी पहले से बनी पड़ी थी, सब सही से काम कर रही, तो हो सकता है उसमें दिक्कत आ जाए। या हो सकता है जब ये एक डिफेक्ट, मतलब ये जान के चलो डेवलपर जब जाता है कोड में कोई भी लाइन इधर से उधर करता है तो हो सकता है कुछ बना रहा हो लेकिन उसकी वजह से कुछ क्या हो जा रहा है, बिगड़ जा रहा है। ये न डेवलपर कभी श्योर होता है न हम श्योर होते हैं। इसी वजह से हम अब टेस्टिंग करते हैं, कौन सी? रिग्रेशन टेस्टिंग। क्या करते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है पूरे सॉफ्टवेयर को, जो 52,700 लाइनों का पूरा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 350 और प्लस 10 कितनी 360 फंक्शनलिटी है, उन पूरी 360 फंक्शनलिटी को फिर से टेस्ट किया जाएगा और यही क्या कहा जाएगा? रिग्रेशन। इसलिए रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? दोहराना। ये बार बार दोहराया जाता है ना। अब जैसे आज मान लो इस हफ्ते इस साइकिल में हमने किया, अब अगली 3 हफ्ते बाद साइकिल शुरू हुई, फिर 5-7 रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर से वही काम हुआ, सिस्टम टेस्टिंग, रीटेस्टिंग सब कुछ, लेकिन अंतिम में फिर क्या होगा? रिग्रेशन। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो कुछ नया बदला है सॉफ्टवेयर में उसकी वजह से ऐसा तो नहीं जो चीजें पहले काम कर रही थी वो डिस्टर्ब हो गई है, और इसके होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसी वजह से ये क्या होगी? रिग्रेशन। यही 3 टेस्टिंग बताई थी ना हम आपको, हमने आपको कि रिग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, रिग्रेशन टेस्टिंग में कुछ टेक्निक्स भी बताई थी? नहीं सर कुछ। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? यस यस। तो पहले तो फिर से कह रहे हैं, इसीलिए ये एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, एकदम उसके उल्टे पुल्टे जवाब मत दीजिए, एकदम बराबर दिमाग में होना चाहिए। भैया ये होता है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इस दौरान ये करना है, ठीक है? मान लो इसको डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब ये हमने आपको बताया था क्या? टेस्ट केस लिखना। ठीक है, टेस्ट केस क्या है? टेस्ट केस का मतलब है कि वो रिक्वायरमेंट टेस्ट कैसे की जाएगी, ये इसके लिखने के स्टेप्स लिखने को क्या बोलते हैं? टेस्ट केस। इस सिस्टम में पढ़ा है? उस दिन जो सर लिखवा था इसमें है हाँ सर, जो आप वीडियो रिकॉर्ड किए थे। ना ना ना, एक एक्सेल फाइल थी जिसमें लिखवाया सर, इसको देख लीजिए, व्हाट्सएप में भेजे थे। ये ये देखो ग्रुप में है। हाँ, ये देखो, ये है आपके टेस्ट केस। जैसे इन्होंने कहा 50 नए लिखने हैं या 2500 पुराने लिखे हैं, वो क्या है? टेस्ट केस। जैसे एक टेस्ट केस ये है TC1001, TC1003, 1002, ऐसे ही एक एक करके टेस्ट केस के नंबर्स हो। देखो तो हर टेस्ट केस में देखो लिखा गया, जैसे टेस्ट केस ये लिखा है, देखो नाम भी लिखा होगा टेस्ट केस के बारे में। देखो टेस्ट रजिस्ट्रेशन, जैसे पहला टेस्ट केस है टेस्ट रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी। जी सर। मतलब हमें टेस्ट करना है इससे कि रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है या नहीं। अब रजिस्ट्रेशन में क्या होता है भाई? कहीं रजिस्ट्रेशन, जैसे जो भी सॉफ्टवेयर होता है सब में रजिस्ट्रेशन आजकल होता है, तो वो भी टेस्ट होता है ना भाई। सोचो अगर किसी एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन न चल रहा हो या दिक्कत आ जाए तो उस कंपनी को कितना नुकसान होगा? बहुत भाई। बताओ, अगर लोग फेसबुक में डेली लाखों के लोग क्या हो रहे होंगे? नए जुड़ रहे होंगे। अब अगर रजिस्ट्रेशन ही काम न करे तो लोग जुड़ ही नहीं पाएंगे, फेसबुक को तो नुकसान होगा ना। ठीक है, हाँ परसों बंद हो गया था, वो देखो जो बंद हुआ था ना, वो जानते हो क्या हो रहा था? या जो भी हो, लेकिन वहां जो बंद किए थे वो क्या कर रहे थे? डिप्लॉयमेंट सर्वर पे डाल रहे थे। तुम लोग चला रहे थे, नहीं चल रहा था ना? जी सर। फेसबुक कोशिश कर रहे थे, लॉग आउट, पहले तो लॉग आउट कर दिया, इसके बाद लॉग इन करते थे तुरंत लॉग आउट हो जाते थे। जी सर। इस सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर पे प्रॉपर कोड नहीं था। वो क्या कर रहे थे? पुराना कोड हटा के नया कोड डालने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से टाइम लग रहा था। वही डिप्लॉयमेंट करने में 1.5 घंटे 2 घंटे उनको जैसी प्रॉब्लम रही, ठीक है, घंटे 2 घंटे
लगा हो और 2 घंटे बाद डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया हो, तो तुमको देखो तुम्हारा चलने लगा। सर तब ये मतलब हर जैसे हर साइकिल में होता होगा ये। देखो जब इतने बड़े एप्लीकेशंस होते हैं ना, तो वो डिप्लॉयमेंट का भी ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं कि कोड नया डाला भी जाए, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट ग्रेजुअली इतना यूजर्स को धीरे पता से हो कि यूजर्स को पता भी न चले। न चले, पूरा डिस्टर्ब भी ना हो। देखो इंस्टा ये भी डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कैसा है। एक एप्लीकेशन जिसको अब अरबों लोग यूज करने वाले हैं, भाई कई 100 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, तो उनका स्ट्रेटजी अलग होगी, उनका बजट अलग होगा, उनका सब कुछ। एक सॉफ्टवेयर ऐसा है कि हम बनवा रहे हैं, मेरे 100 आदमी यूज कर रहे हैं, हमने बनवाया है अपने 50 लोगों के लिए, 50 आदमियों के लिए। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में भाई हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो सबकी सैलरी मैनेज हो रही है कि नहीं? जी सबकी सैलरी, सबका आना, सबका जाना, सबकी छुट्टी, ये वो सब मैनेज हो रहा है कि नहीं? जी तो उसके लिए तो कोई सॉफ्टवेयर होगा। जी अब मेरी कंपनी अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवा रही है, तो अब उसको यूज करने वाले कितने हैं लोग हैं? 100 लोग हैं, और वो भी कब यूज करने वाले हैं हमें पता है, दिन में यूज करते हैं। तो हम इतना ज्यादा झंझट नहीं पालेंगे, हम रात में किसी भी दिन डिप्लॉयमेंट क्या कर दिया करें, करवा दिया करें, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन हो जिसको पूरी दुनिया यूज कर रही हो, एक एट ए टाइम हमेशा 4-6-10 करोड़ लोग उस पे यूज कर रहे हो, जल्दी ऐसा टाइम ही नहीं मिलता होगी जब न कर रहे हो, तो वहां हमारी डिप्लॉयमेंट की स्ट्रेटजी उन लोगों की क्या होगी, अलग होगी कि भाई अगर ऐसे करोगे, हटा के फिर रखोगे और 1 घंटे का टाइम लोगे, तो 1 घंटे तक 10 करोड़ लोग क्या करेंगे? खाली बैठ जाएंगे। हो सकता है फिर वो हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के कहीं दूसरे पे चले जाए। तो स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। अब ऐसा सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं अपने 100 लोगों के लिए, तो कोई मैटर नहीं करता, हम जान रहे हैं अपने 100 लोगों को, मेरे 100 लोग यूज करने वाले हैं, हम बोल दिया भैया रात में कर देंगे, दिन में ये लोग यूज करते हैं। या फिर सॉफ्टवेयर में नीचे मैसेज कई बार आता है यार, बहुत से एप्लीकेशन यूज करते हो, नीचे आता रहता है कि थर्सडे को इतने से इतने बजे तक ये एप्लीकेशन क्या रहेगा, डाउन रहेगा। हाँ, ड्यू टू मेंटेनेंस या ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो उसमें रहेगा कि जिसे अब कस्टमर को पता चलता रहता है कि हाँ भैया इतनी तारीख को इतने बजे रात को 1 घंटे के लिए उन लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट का टाइम रखा होगा। अच्छा सर, जो फेसबुक कुछ दिन लॉग आउट हुआ था, उसका कुछ नुकसान हुआ होगा मेटा का? नुकसान सब देखो, नुकसान क्या हुआ होगा भाई, गाली देने वाले गाली दे रहे होंगे, हैं परेशान होने वाले परेशान हो रहे होंगे, लेकिन अब वो भी है, फेसबुक की भी मोनोपोली है, फेसबुक की भी क्या है, मोनोपोली है, उसके कंपैरिजन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ नुकसान तो है ही। भाई लोगों के ऐड चला, भाई फेसबुक कहाँ से पैसे कमाता है? ऐड चलाता है। जी सर। 1 घंटे ऐड नहीं चलाया होगा तो नो डाउट रेवेन्यू का क्या हुआ होगा, नुकसान, लॉस हुआ होगा। लेकिन हुआ होगा भले, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम बड़ी हो, उनको कुछ नई चीज डालनी रही हो, तो इतना बिजनेस में थोड़ा बहुत तो चलता है ना। जी ऐसा सर। तो है नहीं कि हर जगह से सिर्फ पैसा आता ही। कई बार होता है कि भाई यहाँ 1 रुपया अभी जा रहा है, लेकिन 100 रुपये सामने से आ रहा है, तो इस टाइप का मतलब वो तो पूरे, अरे हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं यार उसमें, जी 1000 लोगों की टीम में, वो सब चीज कैलकुलेटेड है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सर, पुरानी चीजें जैसे पड़ी हैं, फिर नई चीजें से डाला जा रहा है, तो ये इनका टाइम होना चाहिए। जैसे कि अब आदमी कब यूजर्स इस टाइम, जिस टाइम हुआ था सर, ज्यादा लोग यूज करते हैं सर, ये या 2 बजे कर दें या 3 टाइम बजे है, कर दें। लेकिन कुछ अर्जेंसी रही होगी तो तभी किया ना, हाँ सर, ये तभी किया, पहली चीज। और दूसरी चीज, भाई देखो कुछ ऐसी अर्जेंसी रही होगी तभी किया, शौकिया नहीं किया कि 8 बजे शाम को कर दिया। भाई वो देखो टाइम गड़बड़ था, क्योंकि 8 बजे, देखो एक बार को हम सोच सकते हैं कि हमें लगता है कि हम इंडियंस के लिए टाइम क्या है, लेकिन उसके कस्टमर तो हर जगह है ना जी सर। भाई, अमेरिका में भी है तो अमेरिका के लिए टाइम अलग है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उन लोग भाई कहीं न कहीं तो उनको था भाई, किसी के लिए वो टाइम अच्छा भी रहेगा, किसी के लिए वो टाइम क्या रहेगा, खराब रहेगा। जैसे ये भी है, जनरली वो देखते हैं, उन्होंने, उनके पास भी उसका सर्वे होगा कि कब कहाँ के लोग ज्यादा यूज करते हैं, कब कहाँ के हाँ यूज सर। नहीं करते, किस देश से कितना रेवेन्यू आता है, किस देश से कितना आता है, वो हर चीज क्या है, कैलकुलेटेड है। और फिर कई बार तो अर्जेंसी होती है ना यार, जी कि सर। भैया करना ही करना है, नुकसान हो क्या करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं या है। कोई रास्ता है ही नहीं, तो क्या करें। जी सर। कोई दिक्कत आ गई है, उस दिक्कत को रिजॉल्व करना क्या है, जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तब तो भैया सबका बंद करो, अभी पहले से सही करो, इसके बाद देखते हैं, जी सर। ठीक है। तो ये टेस्ट केस समझ में आ रहा है। देखो टेस्ट केस ऐसे होता है, हर टेस्ट केस मतलब जब भी कोई फंक्शनैलिटी हमें टेस्ट करनी होती है, तो हमें लिखना होता है कि आखिर हम उसे टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसी के हम स्टेप्स लिखते हैं। तो उसमें होता क्या है, हर टेस्ट केस के पास इसलिए क्या होती है, टेस्ट केस आईडी, एक नंबर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, टेस्ट केस के पास एक नाम होता है, जैसे इसका नाम क्या है, टेस्ट रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी। थर्ड है स्टेप डिस्क्रिप्शन,
अब इसको टेस्ट करने में जितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है, जैसे अगर हमको रजिस्ट्रेशन चेक टेस्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले ब्राउजर लॉन्च करना होगा, फिर यूआरएल डालना होगा, फिर उसमें फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये सब करेंगे ना। जी सर। तो वही वही जो करेंगे वही देखो यहाँ लिखा है, इंटर यूआरएल, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन लिंक, इंटर फर्स्ट नेम, इंटर लास्ट नेम, फिर इंटर यूनिक यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, है ना, फिर इंटर Retype password. रिटाइप पासवर्ड, फिर इसके बाद क्या है, क्लिक ऑन रजिस्टर बटन। बटन, और इसके बाद तो यही होता है टेस्ट केस में, क्या होता है स्टेप डिस्क्रिप्शन, और साथ में देखो होता है क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। रिजल्ट। जिससे जब ये करेंगे स्टेप, भाई जब ब्राउजर लॉन्च करेंगे क्रोम तो क्या होना चाहिए, क्रोम ब्राउजर खुल जाना चाहिए। जी सर। जब यूआरएल डालेंगे तो फ्लिपकार्ट का होम पेज ओपन हो जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज आ जाना चाहिए। फिर फर्स्ट नेम डालेंगे तो फर्स्ट नेम वहां दिखना चाहिए, हम डालते हैं ना फर्स्ट नेम राहुल तो वहां दिखता है ना राहुल लिखा हुआ है, तो ऐसा तो ये क्या है, स्टेप डिस्क्रिप्शन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यही तो होता है टेस्ट केस। टेस्ट केस में दो चीजें होती है, क्या करना है, स्टेप डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या करना है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मतलब क्या होना चाहिए, कि जब ये करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, एक कॉलम इसमें एक्स्ट्रा और जुड़ा हुआ है, क्या, टेस्ट डेटा। अब बहुत से स्टेप्स या बहुत से काम ऐसे होते हैं, टेस्ट डेटा का मतलब क्या होता है, जो कुछ, ध्यान से समझना, टेस्टिंग करने के दौरान जो कुछ तुम सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो, जैसे फर्स्ट नेम की क्या करते हो, एंट्री करते हो, लास्ट नेम की क्या करते हो, एंट्री करते हो। जैसे मोबाइल सर्च करने गए, मान लो आईफोन, तो फ्लिपकार्ट में जाके लिखते हो आईफोन, फिर इंटर बटन पे या सर्च बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो। तो जो कुछ तुम अपनी तरफ से इनपुट देते हो, इसे क्या बोलते हैं, इनपुट देते हो। इनपुट जैसे फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, जहां कुछ तुम क्या करते हो, इनपुट करते हो, उस इनपुट में जो कुछ तुम लिखते हो उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा, भाई डेटा डाल रहे हो ना, कि जैसे अपना पहला नाम डाले, फर्स्ट नेम डाले, लास्ट नेम डाले, या मोबाइल का नाम डाला, तो ये सब क्या है, या जैसे सामान खरीद रहे हो, तुमको 5 जूते खरीदने हैं, तो तुमने क्वांटिटी क्या सिलेक्ट की, 5, या 5 वहां पे टाइप किया, तो वो जो सिलेक्ट किया या जो टाइप, जो अपनी तरफ से इनपुट दिया, उसी को क्या बोलते हैं, डेटा। टेस्टिंग के हिसाब से टेस्टिंग के लिए डेटा डाल रहे हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, टेस्ट डेटा। सर रिकॉर्ड डेटा भी कह सकते हैं क्या, है? रिकॉर्ड डेटा? नहीं नहीं नहीं, क्या बोलोगे, टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा, अच्छा, टेस्ट डेटा तो किसी स्टेप में टेस्ट डेटा की जरूरत पड़ती है और किसी स्टेप में टेस्ट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम करते हैं क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, जी सर। यहाँ तो टेस्ट डेटा क्या है, खाली है, भाई क्लिक करने में डेटा थोड़ी चाहिए। लेकिन हम जब लिख रहे हैं इंटर फर्स्ट नेम, तो यहाँ तो फर्स्ट नेम की वैल्यू चाहिए ना, फर्स्ट नेम राहुल डाले कि रमेश डाले कि XYZ डाले, है, तो वो जो है ये राहुल क्या है, टेस्ट डेटा। इंटर लास्ट नेम किया, यादव डाला, ये क्या है, टेस्ट डेटा। तो जिस स्टेप, तो जरूरी नहीं कि हर स्टेप में टेस्ट डेटा हो, किसी स्टेप में टेस्ट डेटा हो भी सकता है और किसी स्टेप में किसी में नहीं हो सकता। अच्छा, ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको जरूरत नहीं है ना टेस्ट डेटा। तो जैसे देखो दो तरीके से लोग लिखते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, स्टेप के अंदर ही टेस्ट डेटा भी लिख देते हैं। जैसे अभी इसके पहले लिखा था, देखो इन्होंने क्या लिख दिया था कि देखो इंटर पासवर्ड, और पासवर्ड क्या डालना है डाल दिया, टेस्ट डेटा भी उसी लाइन में उसी में डाल दिया ना। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भैया उसमें नहीं डालते पासवर्ड का, वो टेस्ट डेटा कहाँ डालते हैं, एक अलग से कॉलम में डालते हैं। वो लोग, बहुत से लोग टेस्ट डेटा नाम का अलग से कॉलम बनाते हैं और बहुत से लोग बनाते नहीं। जो बनाते हैं वो डालते हैं, जो नहीं बनाते हैं तो वो स्टेप के अंदर ही डेटा क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे ये, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, ये मान के चलो कि जैसा ये है, ठीक है, इसमें डेटा क्या कर दिया गया, स्टेप के अंदर ही डाल दिया। और यहाँ फिर क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यही है तुम्हारा क्या, पूरा टेस्ट केस, इतना। और ये कब लिखते हो, ये भी याद रख लेना, जब देखो ध्यान से, जब डेवलपर वो रिक्वायरमेंट आती है, जब डेवलपर डेवलप कर रहा होता है, उसी टाइम पे तुम इस तरह से क्या लिख रहे हो, लेकिन ध्यान से देखो, डेवलपर तुम्हारे सिस्टम पे नहीं डेवलप कर रहा होता है, कहाँ कर रहा होता है, अपने सिस्टम लोकल। और तुम टेस्ट केस लिख रहे हो, ध्यान से समझना, जब तुम टेस्ट केस लिखते हो, टेस्ट केस क्यों लिखते हो, किसी रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए या किसी फंक्शनैलिटी को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो उस समय तुम्हारे पास वो फंक्शनैलिटी होती नहीं है। मतलब हम टेस्ट केस जब लिखते हैं तो बिना देखे लिखते हैं,
अनुमान सिर्फ है। हाँ बस हाँ अनुमान, हाँ बस रिक्वायरमेंट लिखी रहेगी अंग्रेजी में। जैसे यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट भी कहीं लिखे थे कि नहीं लिखे थे, जैसे रिक्वायरमेंट ऐसे लिखी रहेगी, जैसे हाँ एक रिक्वायरमेंट लिखी रहेगी, जैसे उसमें लिखा रहेगा रिक्वायरमेंट 0001 और उसमें लिखा रहेगा कि यार हाँ ये देखो जैसे जैसे लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन हाँ फंक्शनैलिटी, ठीक है, और इसके बाद उसमें डिटेल लिखी होगी कि भैया रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नेम नाम की फील्ड होगी, लास्ट नेम होगा, पासवर्ड होगा, रिटाइप पासवर्ड होगा, यूजर नेम होगा, सिटी होगा, मोबाइल होगा, ये सब चीजें होनी चाहिए। बस यही सब लिखा होगा रिक्वायरमेंट में। अब वही रिक्वायरमेंट पढ़ के टेस्टर क्या लिखेगा, टेस्ट केस। मतलब याद रख लेना, जब वो टेस्ट केस लिखेगा तो उसे बस अंग्रेजी में लिखी हुई कुछ क्या मिलेंगी, बस लाइन, वो लाइनें उसको देखेगा 2 बार 3 बार 4 बार, क्या होगा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसको एक आइडिया लगेगा और फिर वो ऐसे एक एक्सेल खोलेगा और उसको लिखना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन टाइप रहेगी क्या सर? बस हाँ मतलब ऐसे लिखा रहेगा, जैसे ये लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन लिखेगा, ऐसे लिखेगा देयर वुड बी लिखे कहेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, इस तरह से काम करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये क्या रहेंगी उसमें फील्ड रहेंगी। और भी डिटेल लिखा रहेगा कि भैया फर्स्ट नेम कम से कम 5 अक्षर का लेना है, ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर का होगा, लास्ट नेम भी ऐसे ही होगा, है ना। पासवर्ड जो होगा अक्सर देखो कहीं लिखते हो तो दिखता हुआ नहीं होता, पासवर्ड छुप जाता है ना, इसको बोलते हैं क्या, हाँ इसको बोलते हैं मास्क, हाँ हिडन हो या क्या हो मास्क हो। तो ये सब वही यही सब रिक्वायरमेंट में लिखा होगा, ये इसको पढ़ेगा वो, ठीक है। और पढ़ने के बाद टेस्टर जो है टेस्ट केस लिखेगा। ये लिखेगा टेस्टर तो ये डेवलपर के पास भेजेगा ना ना ध्यान समझो, ये जो रिक्वायरमेंट है ये लिखा किसने है, ना ये बीए ने, लिखा किसने, बीए ने, बिजनेस एनालिस्ट में। और जो जिस डॉक्यूमेंट में लिखेगा उसका नाम होता है क्या, बीआरडी, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वहां जैसे आरईक्यू 001 20 लाइन में लिखी होगी, फिर आरईक्यू 002 10-15 लाइन में लिखी होगी, फिर आरईक्यू 003 जैसे जो 8-10 रिक्वायरमेंट होंगी वो एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा ना भाई, उसको सेव करके वही बीए डेवलपर को भी देगा और इसी को उठा के किसको दे देगा, टेस्टर। डेवलपर यही पढ़ के यही समझ के वो बनाने की कोशिश करेगा और टेस्टर यही पढ़ के टेस्ट केस लिखने की कोशिश करेगा। टेस्टर और डेवलपर दोनों के पास यही सेम डॉक्यूमेंट रहेगा, कुछ अलग अलग नहीं रहेगा। और एक बात, हर चीज नहीं लिखी रहेगी रिक्वायरमेंट में, बहुत सी चीजें मान के चला जाएंगे कि भैया डेवलपर और टेस्टर के पास इतना अपना दिमाग है कि हर चीज थोड़ी लिख दोगे, हर चीज नहीं लिख दोगे, इतना कॉमन सेंस तो लगा। जैसे पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए तो वो नहीं लिखेगा कि पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, वो कहेगा भैया ये तो वेल नोन बात है, पासवर्ड छुपा होना चाहिए, है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो क्या होंगी, वेल नोन होंगी कि ऐसा होना चाहिए। तो हर चीज ही नहीं लिख देगा, अगर हर चीज लिखने बैठेगा बीए तो ये रिक्वायरमेंट ही 200 लाइन की हो जाएगी। तो इसीलिए हर चीज वो नहीं लिखेगा, जो जो लिखना जरूरी है वो लिख देगा। और लिखने के बाद यही बताया तो है, एक मीटिंग रखेगा और उस मीटिंग का नाम क्या बताया था हम लोग, रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग मीटिंग, रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग मीटिंग। और उस मीटिंग के अंदर सबको समझाएगा। और अब भाई लिखा है 20 लाइन लिख दी है रिक्वायरमेंट बारे में बताना शुरू करेगा बीए। जैसे ऐसे सब लोग बैठे होंगे ऑफिस में एक मीटिंग रूम में, वो भी ये भी बैठा होगा और लोग भी बैठे होंगे, और वो एक एक करके समझाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। पहले रिक्वायरमेंट में ये बनाना है, ये चीज ऐसे काम करनी है, वो चीज ऐसे काम करनी है। अब बहुत चीजें लिखी होंगी, बहुत चीजें नहीं भी लिखी होंगी। भाई लिखने पे आ जाओ तो क्या क्या नहीं लिखता हो। अब जैसे हमें तुम्हें कहना होता है कि भैया घर से आ जाओ, अब हम ये तो भाई
अब घर से आ जाओ, अब ये वेल नोन है, तुम घर से आ जाओगे कपड़ा वपड़ा पहन के, अभी थोड़ी बताएंगे नहीं भैया कपड़ा भी पहन लेना, जूता भी पहन लेना। अब ऐसे बताना शुरू करेंगे तो हम तुम्हें क्या क्या बताएं, जी है ना। सर बहुत कैसे चीजें आना क्या होती हैं, अंडरस्टूड होती है, कॉमन सेंस वाली बात होती है कि ठीक है यार ये तो समझ वाली बात है। जी सर और अगर मान लो कंफ्यूजन होती है तो तुम पूछ सकते हो ना कि सर किस टाइप के कपड़े पहन के आना है, ये पूछ सकते हो ना कि सर ड्रेस पहन के आना है या फॉर्मल कपड़े पहन के आ सकते हैं या कैजुअल कपड़े पहन के आ सकते हैं, ये पूछ सकते हो ना। तो ऐसे हमारे साथ भी होता है, वो डेवलपर ये लिखा होता है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है, हम लोग बैठे होते हैं उसको पढ़ भी रहे होते हैं, उसकी बात भी सुन रहे होते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन लगती है तो पूछते भी हैं कि भैया ये अच्छा ऐसा होना क्या क्या होना चाहिए, तो बताता है कि देखो ये ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं हर चीज लिखी ही है। अब यही डॉक्यूमेंट, हाँ बोलो। रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी के अंदर फर्स्ट नेम है, हम्म, तो फर्स्ट नेम में भी टेस्ट केसेस होंगे, केवल फर्स्ट नेम। हाँ 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 होंगे होंगे, अभी जब डिटेल में जाएंगे तो बहुत से बनेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट में सर रजिस्ट्रेशन के अंदर ही रख दिया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हाँ उसमें सब वो इतना ही लिखेगा, वो ऐसा नहीं, अगर ऐसे रिक्वायरमेंट बनाना शुरू करेगा तो कितनी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, वो बस हाई लेवल पे लिख देगा। और देखो सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा तो होता नहीं कि हर रोज एक नया आदमी टीम में ज्वाइन करता है। अरे हम आ गए टीम में, फिर साल 2 साल काम कर रहे हैं, हम आज नए हैं तो हमें होता है कुछ आइडिया ना लग रहा, बहुत कम आइडिया लग रहा है, लेकिन 1 महीने काम करते करते तो हम ही को रहता है यार क्या फालतू सारी कहानी लिख रहे हो भाई, हम समझ रहे हैं कितने लिखने की जरूरत, मतलब समझ रहे हैं, वो भी इतना नहीं है पागल कि वो इतना लिखेगा, तो वो भी काम काम की चीजें लिखेगा, तब भी 15-20 लाइन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। मोटा और ये चीज ये तुम लोग को लग रहा होगा रिक्वायरमेंट देखो समझना आसान है भाई, देख ध्यान से समझना, कुछ बना हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा। और तुमको लग रहा होगा आसान है, रीजन क्योंकि तुम रजिस्ट्रेशन नाम की फंक्शनलिटी देख रहे हो और जिसको तुमने 1000 बार देख चुके हो पहले, रजिस्ट्रेशन जानते हो, इसलिए तुमको लगता होगा अरे ये तो आसान, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन थोड़ी बन रहा है, रजिस्ट्रेशन की एक फंक्शनलिटी है, उस एप्लीकेशन में ऐसी 500 फंक्शनलिटी बनी हुई है कि नहीं, तो बहुत सी ऐसी फंक्शनलिटी होंगी जिनका आइडिया तुम्हें एकदम नहीं होगा। तो इसीलिए जब रिक्वायरमेंट हमें मिलती है, ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट पाए लोग फटाफट टेस्ट केस लिखने, हम एक बार पहले पढ़ते हैं और अक्सर ऐसा होता है कुछ समझ में नहीं आता, फिर जाते हैं चाय वाय पीते हैं, फिर आते हैं, फिर दोबारा घूमते हैं देखते हैं, फिर तो कुछ बात थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आता है, फिर 3 बार 4 बार 5 बार हम क्या करते हैं उसको ढंग से पढ़ते हैं, उसमें कई बार 5 बार 6 बार पढ़ा तो कुछ पॉइंट्स हमारे कंफ्यूजन के निकल आते हैं, फिर उनको बीए से डिस्कस करते हैं कि भाई देखो ये चीज हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है, इसमें क्या करना, तो बीए बताता है भैया इसमें ये करना, ठीक है। तो जब मतलब इसीलिए ना एक दिन हम लोग सिर्फ पढ़ने में निकाल देते हैं, रिक्वायरमेंट को 5 बार 7 बार क्या करते हैं सिर्फ पढ़ते हैं, और इसके बाद तब हमें एक आइडिया लगता है, कुछ कंफ्यूजन होती है तो बीए से भी बात कर लेते हैं, तब जब एक दिन में हम श्योर हो जाते हैं कि अब हमको बात समझ में आ रही है, तब अगले दिन हम ऐसे ही टेस्ट केस लिखना क्या करते हैं। और टेस्ट केस लिखने के बाद ध्यान से समझना, ये टेस्ट केसेस को हम बाद में जैसे हम लिख डाले फिर हम बीए के पास भेजते हैं कि भैया देखो हमने ये टेस्ट केसेस लिखे हैं, हमने सही लिखे हैं या गलत, तो वो भाई रिक्वायरमेंट लिखी है तो टेस्ट केसेस से गो थ्रू करता है तुम्हारे और पढ़ता है समझता है, तो वो कहता है कि हाँ यार ठीक सारी चीजें तुमने कवर कर ली है, लेकिन उसे लगता है 2 चीज छोड़ दी है, तो वो भी कहता है यार 2 चीज और भी तो थी, लेकिन तुम्हारे उसके टेस्ट केस तुम्हारे अंदर तुम्हारे इसमें नहीं है, तो वो बताता है, तो फिर हम कहते हैं चल लग रहा है हमसे छूट गया, फिर 2 टेस्ट केस 4 टेस्ट केस हम और जोड़ते हैं उन 2 चीजों के लिए, फिर से उसके पास भेजते हैं, अब वो कहता है क्या ओके है सही है। देखो हम इतना इधर हमारा ड्रामा चल रहा है और उधर डेवलपर का भी चल रहा है, भाई डेवलपर भी क्या कर रहा है, वही रिक्वायरमेंट यही रिक्वायरमेंट पढ़ के वो बना नहीं रहा है, वो जो नहीं कर रहा है 50,000 लाइन का कोड 52,000 लाइन का कोड, वो क्या कर रहा है, वो कोड कर रहा है, डेवलपर क्या कर रहा है कोड कर रहा है, उधर वो कोड लिख के खाली होगा, इधर तुम टेस्ट केस लिख के टेस्ट केस को रिव्यू कराना, रिव्यू जानते हो ना, जब कोई चीज तुम करके किसी दूसरे को सामने देते हो जी सर कि भाई उसको देख के बताओ चीज सही है या नहीं, तो उसे क्या कहते हैं रिव्यू कराना, तो उधर हम डेवलपर अपना कोड बना के डालेगा, इधर हम टेस्ट केस लिख के बीए से रिव्यू करा के फाइनल करके इसके बाद उधर बन के आ गया, और इधर फिर हम क्या करना शुरू किया, हम और हमारे टेस्ट केस रेडी है, अब हम सिस्टम टेस्टिंग करना क्या किए, फिर वही सिस्टम टेस्टिंग रीटेस्टिंग और क्या रिग्रेशन, और फिर अंतिम में जाके प्रोडक्ट जो होता है वो किसको मिलता है कस्टमर। क्लियर है ये? अच्छा सर जैसे अच्छा एक मिनट और, ये चीज इतनी बात समझ में आ रही है, जी जी सर सर ये इतना लिखता है डेवलपर, ध्यान से देखना, सॉरी टेस्टर इतना लिखता है,
देखो ध्यान से, एक दो कॉलम और हैं जो हरे रंग से दिखाई दे रहे जी सर, एक्चुअल रिजल्ट स्टेटस। हैं, एक्चुअल रिजल्ट और स्टेटस। टेस्ट करने तो वाला। याद रखना, इसको डेवलपर टेस्टर ही लिखता है, लेकिन टेस्ट केस लिखने के टाइम पे नहीं। जब वो टेस्ट केस लिख देता है, उधर डेवलपर क्या करता है, बना लेता है, और फिर वो टेस्टर किस लिए टेस्ट केस लिखता है, क्योंकि यही पढ़ पढ़ के टेस्टिंग करता है। जब अब पढ़ पढ़ के टेस्टिंग करता है, ये तो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि क्या होना चाहिए, और ये है क्या, एक्चुअल रिजल्ट कि क्या हुआ। ये कब होगा, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। देख ध्यान से, इसीलिए एक काम करते हैं, ये चीजें टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, ये चीजें लिखी जाएंगी कब, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और ये चीज लिखी जाएगी, ये भी लिख देते हैं सबको मिला के, इसे बोलो टेस्ट केस क्रिएशन। ये लिखा जाएगा क्रिएशन के, टेस्ट केस लिखने के टाइम पे या क्रिएट करने के टाइम पे, और ये वाली चीजें लिखी जाएंगी कब, जब टेस्ट केस को चला के देखेगा, तब उसे पता चलेगा एक्चुअल रिजल्ट कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में अंतर रहेगा, वो अगर एक्सपेक्टेड सेम है, एक्चुअल सेम है, तो वही स्टेटस, वही स्टेप क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जब अंतर होगा तो वही क्या होगा, फेल हो जाएगा। फेल है तो मतलब डिफेक्ट, और यही वो डेवलपर को बताएगा कि भैया फलाने जगह पे ये कर रहे थे, होना ये चाहिए था, लेकिन हो ये रहा है। यही डिफेक्ट में क्या लिखा होता है, यही लिखा होता है। डिफेक्ट में डिटेल लिखी होती है इसी बात की कि भाई क्या मतलब, वो बताएगा डिफेक्ट में ये लिखा रहेगा कि हम ये करेंगे, ये करने के बाद ये होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है, इसी वजह से इसमें क्या है, डिफेक्ट है। यही चीज हम उसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, या यही चीज हम डेवलपर के साथ क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। और डेवलपर पढ़ेगा, अच्छा लिखा है कि वो ये करना है, फिर होना ये चाहिए था, लेकिन हो ये रहा है, मतलब डिफेक्ट है। वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो अपनी कमी मानेगा, और इसके बाद उसे क्या करेगा, फिक्स करने में जुट जाएगा। जिसके लिए जो 50,000 52,000 लाइनें थी, उसी में फिर कुछ लाइनें इधर उधर जोड़ेगा, घटाएगा, कुछ सही करेगा, कुछ हटाएगा, और जाके चीज बन के आएगा। क्लियर है ये बात? तो सर डिफेक्ट जो होता है वो और बग में क्या फर्क है सर? बग अलग चीजें है ना? अभी एक ही है, अभी एक ही है। अभी एक ही है। अभी बग बोलो, डिफेक्ट बोलो, है ना, एरर बोलो, जो बोलते हो सब एक ही चीज। आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। अभी तुम्हारे लिए सब कुछ क्या है, एक ही। इतनी बात समझ में आई? हम आपसे बोल रहे थे टेस्ट केस के लिए ना, कि थोड़ा टेस्ट केस लिखिए। क्यों बोल रहे थे? इसलिए क्योंकि अब हमको एक चीज देखना है। पहले आप लोग टेस्ट केस के स्टेप्स लिखना थोड़ा जान जाइए, थोड़ा इसलिए करे थे हाथ चलाइए, क्योंकि अब आपको बताया जाएगा टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक। ये अभी तो आप लोग टेस्ट केस लिखे हो, सही है, लेकिन इसको डिजाइन करने की कुछ टेक्निक्स है। उन टेक्निक्स का यूज करोगे तो अच्छे टेस्ट केस अपने आप लिख लो। जैसे होता है ना, कोई भी चीज बिना टेक्निक के करो तो रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, मिलता है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता। कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लो तो कम एफर्ट में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए तो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो टेस्ट केस डिजाइन करने की भी क्या है, कुछ टेक्निक्स है, ठीक है। इनका यूज होता है टेस्ट केस डिजाइन करने, मतलब टेस्ट केस लिखने, मतलब क्या काम करने में, ये पूरा नहीं, इतना। टेस्ट केस क्रिएशन में यूज होता है टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक। इनका जब हम यूज करते हैं तो हम अच्छे टेस्ट केस क्रिएट कर पाते हैं, या राइट कर पाते हैं, या डिजाइन कर पाते हैं। अच्छे टेस्ट केस का कभी ये मतलब नहीं होता कि बढ़िया सा कलर कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ये अच्छे टेस्ट केस का मतलब नहीं है। अच्छे टेस्ट केस का मतलब है वो टेस्ट केस जो डिफेक्ट पकड़ सके, वो टेस्ट केस वो सोच सके जो डेवलपर ने भी नहीं सोचा था। ठीक है, अच्छे तो वही है कि अच्छे टेस्ट केस। और ये भी है
कितने लिखे जाए, क्वेश्चन ये भी है कि कितने लिखे जाए। जैसे सोचो एक सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, ये रजिस्ट्रेशन किसका, फ्लिपकार्ट का, तो राहुल के नाम पे रजिस्ट्रेशन करके देख लिया जी सर। तो राहुल के नाम पे चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो लेकिन मेरे दिमाग में आ सकता है ना कि यार राहुल पे ना चल रहा है, राम के नाम पे देखे चल रहा है कि नहीं, रमेश के नाम पे चल रहा है कि नहीं, है XYZ। तो कितने लोग के नाम है दुनिया में, करोड़ों। तो क्या करोड़ों लोगों पे टेस्ट करें, नहीं सर। या टेस्ट केस में लिखें करोड़ों लोगों के नाम, भैया इन पे भी टेस्ट करना है, इन पे भी टेस्ट करना है, राहुल के नाम पे भी कर लेना है, क्योंकि राहुल वाला भी बंदा आ सकता है, रमेश भी आ सकता है, कोई भी फ्लिपकार्ट को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो करोड़ों लोग के नाम है कि नहीं, यस नाम कोई तो हम क्या करोड़ों लोगों के नाम पे टेस्टिंग करें। नो सर। देखो अगर हम कहें, इसीलिए कह रहे हैं ना, तो करोड़ों, भाई देखो करोड़ों, अगर करोड़ों लोगों का नाम डाल दिए टेस्टिंग में, अगर मान लो तुमने यहाँ लिख दिया करोड़ों लोगों के नाम, तो लिखते लिखते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 आध साल बीत जाएगा। तो टेस्टिंग कब करोगे तुम, है ना, रिटायर होने का टाइम आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स यूज होती हैं। इनका टेक्निक्स का यही होता है कि कम एफर्ट में, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना। तो कुछ टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स है जिनका जब हम यूज करते हैं तो हम थोड़ा सा ही करके हम श्योर हो जाते हैं कि ये इसके लिए ही नहीं, सबके लिए सही होगा। ऐसा नहीं कि हमें 1 करोड़ लोग इस फेसबुक को यूज करेंगे तो 1 करोड़ लोगों के नाम पे टेस्ट करना है, हम एक ही लोग के नाम पे टेस्ट करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे इस एक पे टेस्ट कर ले रहे हैं, बाकी 99,99,999 पे भी ये काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट केस क्या होगा, हाँ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स, अब क्या है ये सब, कुछ के नाम देखते हैं। एक का नाम है, कुछ लोग बहुत अलग अलग, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, एक है ईपी, या बोलते हैं इसे इक्विवेलेंट पार्टीशन, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग या पार्टीशन। ठीक है, एक होता है BVA, ठीक, 2 हो गए। इसी तरह से एक और होता है, एक ये है EP है, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग है, एक BVA है, और एक है तुम्हारा तीसरा है। ठीक है, ऐसे ही एक और भी होता है, डायग्राम। ठीक है, ये मेन 4 टेक्निक्स यूज होती हैं। एक और भी यूज होती है, देखो मेरे दिमाग से उसका नाम हल्का सा, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, देखो दिमाग से वर्ड नहीं आ रहा। एक और भी होता है, 5वां। तो ये 4-5 टेक्निक्स हमको जब पता रहती हैं, अच्छे से इन पे हमारी कमांड होती है, ठीक है, तो इसके बाद हम टेस्ट केस लिखेंगे तो कम लाइनों में, कम से कम टेस्ट केस में मैक्सिमम चीजें सही से टेस्ट हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। और अगर इन टेक्निक्स का हम यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लिखें बहुत टेस्ट केस, लेकिन उसका आउटपुट क्या हो, कम। ठीक है, इसीलिए ये 4-5 टेक्निक्स का हम यूज करेंगे, और इसे बोलेंगे क्या, ये क्या है, टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स। देखो ऐसा होता है कई बार, जैसे मान लो तुम टेस्ट केस लिख रहे हो, ध्यान समझो, तुम टेस्ट केस लिख रहे हो, लिखने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी थी टेस्टिंग करना, डिफेक्ट ढूंढना, तुमको डिफेक्ट नहीं मिले
तुमको डिफेक्ट नहीं मिला, वो फिर रिपोर्ट डाल दिया गया कहाँ भाई, पहले लोकल सर्वर से कहाँ गया, टेस्टिंग सर्वर पे, टेस्टिंग सर्वर से कहाँ गया, प्रोडक्शन सर्वर कहाँ गया, जहाँ पे कस्टमर, अब कस्टमर को वो गलती मिल गई तो डिफेक्ट किसने ढूंढा, कस्टमर को डिफेक्ट मिला। जी सर। तो भाई ये गलत चीज है ना भाई, टेस्टर रखा गया था डिफेक्ट ढूंढने के लिए, कस्टमर थोड़ी ना डिफेक्ट मिलना चाहिए था, टेस्टर इसीलिए रखा गया था कि कस्टमर के सामने कोई दिक्कत आए ना, जो दिक्कत है भी वो टेस्टर पहले ही ढूंढ के बता दे और डेवलपर उसे क्या कर दे, फिक्स कर दे, लेकिन कस्टमर ने बताया तो ये गलत है ना। तो इसीलिए भाई तब टेस्टर को बुलाया जाता है, बात की जाती है कि आखिर तुमसे डिफेक्ट तुम क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्यों नहीं ढूंढ पाए। तो उसका एक तरह से क्या होता है उस समय, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, बहुत जगह होता है, RCA, रूट कॉज एनालिसिस। क्या होता है, रूट कॉज एनालिसिस इसे बोलते हैं। तो भाई जब डिफेक्ट प्रोडक्शन पे आता है, कस्टमर के पास आता है, तो टेस्टर्स को बुलाया जाता है कि भैया तुम क्यों नहीं पकड़ पाए, तब वो बताता है भाई कि हम ऐसे ऐसे काम किए थे। तो फिर RCA में क्या होता है मालूम है, RCA में यही होता है, उसके जो टेस्ट केस होंगे वो निकाले जाएंगे, जिन टेस्ट केसेस से सहारे वो टेस्टिंग किया था उनको रिव्यू फिर से किया जाएगा। हो सकता है कि वो टेस्ट केसेस में वो, अब देखो जिसने टेस्ट केस लिखा हो सकता है इन चीजों का उसे आइडिया ढंग से ना हो, तो उसने जो चीजें कवर करनी चाहिए थी वो कवर नहीं की, जो नहीं करनी चाहिए थी वो भी कर दिया। तब भाई जब RCA बैठेगी, रूट कॉज एनालिसिस की मीटिंग बैठेगी, RCA मीटिंग होगी, तो उसमें यही सब होगा, देखा जाएगा क्या भाई, कहा जाएगा टेस्ट केस इसके निकालो, रिक्वायरमेंट देख के टेस्ट केस पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, तो उसमें से गलतियां निकलेंगी। तो अगर जब एक आदमी को इन चीजों का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा, जैसे टेस्ट केस लिखा होगा उसमें गलतियां होंगी, इसी वजह से तो नहीं पकड़ पाया वो। तो वैसा नहीं उसे मारा पीटा जाएगा, सिंपली ये कहा जाएगा ठीक है, तो कहा जाएगा यार तुम्हें इनका आइडिया नहीं है क्या, तो बताएगा नहीं है तो फिर टीम में किसी और से कहा जाएगा यार इसको एक बार क्या करो बता दो, या फिर हमारी कंपनीज में ही हम लोग जैसे काम करते हैं तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स हम लोग बना के रखे होते हैं, इसीलिए कि जो नए लोग आएंगे उनकी हेल्प के लिए, तो उससे कहा जाएगा कि जाके देखो एक जगह वहां पे वो डॉक्यूमेंट पड़ा होगा टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक के ऊपर, उससे क्या करो एक बार जरा उससे गो थ्रू करो, उससे पढ़ो, और इसके बाद एक बंदा टीम पे असाइन कर दिया जाएगा, ये तुमको आधे घंटे की 1 घंटे का क्या कर देगा, ट्रेनिंग भी दे देगा, क्लास भी दे देगा कि कैसे करना है, जिससे कि अगली बार तुमसे ये गलती ना। क्या करें, BA, हाँ BA को दिखाएगा, लेकिन कई बार जैसे जो रिव्यू कर रहा है BA है, BA भी बहुत ज्यादा नहीं पकड़ पाया, ये भी चीज होती है। भाई देखो तुम अपने काम को इसलिए नहीं टाल सकते कि वो तो देखेगा ही, वो तो देखेगा ही। बहुत जगह नहीं भी होता है रिव्यू का सिस्टम, बहुत जगह रिव्यू का सिस्टम नहीं होता, BA के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रिव्यू कर पाए, ठीक है। तो तुम BA के सारे नहीं, अगर BA ही सब टेस्ट कर रहा तो हमारी क्या जरूरत थी, तब तो BA रिक्वायरमेंट लिखा तो वही टेस्ट कर लिया होता। और उसने यदि टेक्निक का इस्तेमाल करके टेस्ट केस लिखा फिर डिफेक्ट निकल गया, फिर ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट को टेस्टर है ढंग से समझ ही नहीं पाया, वो कुछ कहना चाहता था, रिक्वायरमेंट कुछ कहना चाहती थी, उसने ऐसा कई बार होता है, हम तुमसे काम करवाना चाहते हैं, पता चला हम तुमको समझा रहे हैं ऐसे करना है और तुम उसको वैसे समझ रहे हो, काम अलग ढंग से कर दिए, तो ये भी RCA में पता चलेगा। भाई RCA में ऐसा थोड़ी सिर्फ इसी पे बात होगी, RCA में तो हर एस्पेक्ट्स पे बात होगी कि भाई आखिर ये गलती हुई क्यों, पूछा जाएगा भाई कि तुमने क्या सोच के लिखा, तो बताएगा हम ये सोच के लिखा रहेगा, तो होगा यार ये तो रिक्वायरमेंट में ये तो था ही नहीं, करना तो क्या था कुछ और था, रिक्वायर करना तो कुछ और था, तो ये तब ये समझ में आएगा गलती कि ये बंदा ढंग से समझ में नहीं आई रिक्वायरमेंट, तो उससे कहा जाएगा यार नहीं समझ में आई तो तुम्हें पूछना चाहिए था, या फिर चलो ठीक तो है, या फिर ये भी हो सकता है हो कि भाई तुम्हें पूछना चाहिए था, या फिर ये भी कहा जाएगा BA से कि यार रिक्वायरमेंट थोड़ी और क्लियर लिखा करो, ये ढंग से समझ नहीं पा रहा, मतलब जो भी होगी आखिर एक देखो जब एक एज ए प्रोजेक्ट है वहां किसी एक की या दो की गलती नहीं होती, अगर कुछ फेल होता है तो एक तरह से मान के चलो ये क्या होता है, ये सबका फेलियर, तो मतलब इसीलिए अगर गलतियां होती हैं तो हम लोग सब ध्यान से उसको एनालाइज करते हैं, लोग टीम बैठती है, बात करती है, मीटिंग्स होती हैं जिसमें गलती समझ में आती है, और फिर ये होता है ये नहीं गलती समझ में आई, चलो गलती को क्या करते हैं
दूर करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर में ये गलती न हो। तो ये तो तभी होगा ना जब तुम उस गलती का असली रूट काज या वजह पकड़ पाओगे। अगर वजह नहीं पकड़ोगे तो वही गलती क्या होगी, दोबारा फिर होगी, तीसरी बार फिर होगी। इसलिए तो होती है आरसीए मीटिंग, रूट काज एनालिसिस। जब भी ऐसी कोई गलती होती है, जब भी कोई चीज प्रोडक्शन पे डिफेक्ट आता है, तब उस टाइम पे क्या होती है हमेशा आरसीए। सिर्फ इसीलिए ये वेरीफाई करने के लिए कि सब कुछ क्या है, मतलब आखिर वजह क्या थी। ठीक है, चलो ये तो हो गया, ये 4-5 टेक्निक्स है। फिर इसलिए कहेंगे आज जरा एक तरह से मान के चलो हमने फिर से आप लोगों को एक बार याद दिला दी चीजें, तो इसलिए कह रहे हैं नोट्स 1-2 पन्ने की मत बनाओ, नोट्स ढंग के बनाओ। हमने इतने क्लासेस नहीं है, तुम लोग 1-2 पन्ने में लिख डाल रहे हो, तो उसे ढंग से लिखो, उसे ढंग से लिखो, उसमें जो बोला गया है ना। बात यह है जो बहुत सी चीजें बोली गई वो नेट पे नहीं मिलेंगी। जी सर। आप वो वर्ड्स या इस तरह से चीजें आप नेट पे नहीं ढूंढ सकते, इसलिए आपको क्लास में जो सुना है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, या वीडियोस में जो बातें हैं उनको थोड़ा, जरूरी नहीं पूरी सारी बातें सुनो, फास्ट फॉरवर्ड कर करके सुनो, लेकिन अपने पॉइंट्स क्या करो बनाओ। बोल दिए तो घुस गया दिमाग। हाँ, तो नहीं निकला है तो लिख डालो एक बार, ठीक है, एक बार लिख डालोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, है ना। अभी देखो हम भी कुछ नया पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा, 1-2 बार पढ़ा, और मैं पढ़ा भी, मेरे दिमाग से उतर भी गया है, और अब हमें इस बार से हम बैठेंगे तो हम खुद कॉपी पेन लेके बैठेंगे, हमें पता है कि वो चीज फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगी, इसलिए इस बार हम उस चीज को अब बैठेंगे। कुछ मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ की चीजें जो है मतलब हम कुछ एआई पे काम कर रहे थे, तो उसमें चीजें हम देख रहे थे, 1-2 बार हमने कुछ काम भी किया, लेकिन इसके बाद बहुत चीजें क्या हो जाती स्किप हो जाती दिमाग से, फिर देखते फिर याद आता है। तो इस बार आप सोच रहे हैं कि जो उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, हम कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और सारे गुणा भाग हाथ से करने की कोशिश करेंगे, जिससे तभी एआई जो टूल है वो बढ़िया है कि मतलब हानिकारक? एआई टूल नहीं है, एआई एक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब सिंपल ये कि जैसे अभी तक कंप्यूटर से क्या होता था, हम जो कोड करते थे मेरे कोड के हिसाब से काम करता था, सोचने का काम मेरा था, हम जो सोचते थे वो कोड में लिख देते थे और वो काम किया करता था। अब हम लोग चाह रहे हैं सिस्टम से ये करना कि सिस्टम सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता आया आज तक, हम चाहते हैं अब ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो सॉफ्टवेयर सीखे, जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है। हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं ना। अरे बच्चा पैदा होता है, कुछ नहीं पता होता, धीरे धीरे करके फिर ये पता हो जाता है, फिर ये कैसे सीखता है। जैसे बच्चे को ये पता होता है, अभी उसे नहीं पता आग क्या है, लेकिन एक बार उंगली ले जाता है, फिर उसको लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाता है, एक बात सीख जाता है कि भैया ये आग है, इस पे हाथ नहीं ले जाना है, ले जाएंगे तो जल जाएगा, इससे ये होगा। तो आदमी सीखता है ना चीजों को देख देख के। फिर जैसे ये भी देखता है कि हमने 10 बार काम किया, 10 बार कुछ काम किया, 10 बार का 9 बार हमें ये रिजल्ट मिला, तो हमें ये समझ में आया कि हाँ ये काम करोगे एक तो पिटाई होगी, क्योंकि 10 बार ये गलती की थी तो 9 बार क्या हुई है, पिटाई हुई है, तो 11वीं बार ये काम नहीं करना। तो इस टाइप से हम सीखते हैं कि नहीं सीखते। तो ये चीज अब हम लोग एआई का मतलब यही है, सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी डालना कि ये सॉफ्टवेयर भी सीखना शुरू करें। तो जब वो सीखेंगे तो हमारी तुम्हारी तरह होंगे ना। इसीलिए तो बहुत बार एआई के बहुत खतरे हैं, एआई के बहुत खतरे हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि अब वो भी सीखेगा, वो हमारे एकदम हमें तुम्हें एकदम कम्पीट करेगा। जी क्योंकि जैसे हमारे तुम्हारे अंदर यही तो अच्छी बात थी कि हम लोग सीख सकते थे, कंप्यूटर पहले सीख नहीं सकते थे। एआई यही कैपेबिलिटी डालने की बात है कि वो भी क्या करेगा, सीखेगा, और सीखने के बाद वो भी डिसीजन लेगा जैसे हम और तुम लेते हैं। तो जैसे अभी क्या था, बहुत सी मशीनें थी चलाने के लिए, एक आदमी बैठाए गए थे, एक आदमी मशीन को चला रहा था, क्यों, क्योंकि आदमी बताता था क्या करना है क्या नहीं करना है। अब उस आदमी की जरूरत उस मशीन पे नहीं रहेगी, एआई डिसीजन लेगा कि ये करना है कि नहीं, ये करना है कि ये करना है। तो सर एआई आने के बाद ये जो टेस्टिंग है वो भी आ सकता है, क्या सब हो जाएगा, एआई टेस्टिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि उस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि आदमी ह्यूमन बिहेवियर पे। देखो एआई का इफेक्ट हर जगह पड़ेगा, हर फील्ड में पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जैसे कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर का फील्ड का कंप्यूटर की जरूरत क्या पड़ी, हर जगह हर फील्ड में पड़ा कि नहीं उसका इम्पैक्ट। लेकिन फिर क्या हुआ, तो बहुत से काम चले गए, लेकिन बहुत से नए काम क्या हुए, आ गए ना। तो वैसे यही है, जैसे अभी हम लोग
यूज कर रहे थे, बाद में क्या होगा, हम भी एआई का, तुम भी एआई का यूज करो। एआई को अच्छा चीज सिखाएंगे तभी वो सही रहेगा, मतलब अगर हाँ भाई भाई सीधी बात है, वो तो प्रोग्राम है। जैसा अभी जैसे बच्चे को है, अच्छा सिखाओगे अच्छा करेगा, गलत सिखाओगे क्या करेगा, गलत करेगा। तो इसको ही अगर आप गलत सिखाओ सर, तो गलत करेगा। ये जो लिखे हैं स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, ये क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं, इंस्टेंट ट्रांजिशन डायग्राम नाम से लग रहा होगा, कुछ नहीं है, बस पेपर पे सिंपल सा बनेगा, कुछ छोटा सा। मतलब ये है कि हम देखते हैं कि एक फंक्शनैलिटी करने के दौरान हम किस किस स्टेट से गुजरते हैं। स्टेट का मतलब जैसे अभी हम लॉगिन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले लॉगिन पेज है। अब यहां से दो स्टेट पॉसिबल है, एक सही इंफॉर्मेशन डाली तो होम पेज पे गए, स्टेट नंबर 2, गलत डाली तो कहाँ रह गए, वहीं रह गए। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया तो कहां पहुंच गए, फॉरगॉट पासवर्ड पेज पे। तो एक जगह से, एक फंक्शनैलिटी से जहां जिस स्टेट में जाने की संभावना बनती है, वही हम चित्र सा बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, टेस्ट केस लिखने के टाइम पे हमसे चीजें मिस नहीं होती, नहीं पता चला एक आध चीज हम क्या कर दी, मिस कर दी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, चलो कल बताएंगे। सर ये चारों टेक्निक पर फिर से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अरे यार अभी बताया ही कहा, अभी तो नाम ही तो लिखे हैं, बताए नहीं यार, अभी नाम ही लिखे हैं, बताया नहीं है। बस इतना ठीक है, बहुत है। हाँ, कल हम चलो इसके बारे में बताएंगे। और जावा का क्या है भाई तुम लोग का, एक बार आप नहीं अब हम बताएंगे, लेकिन तब भी बेसिक वो वेरिएबल जान गए होंगे। जी सर। सर को जैसे ना प्रैक्टिकल जैसे सर बता रहे कर रहे हैं।